दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड अपक्षय से संबंधित है मित्रों। अपक्षय इट मीन्स वेदरिंग। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग कि अपक्षय है क्या, अपक्षय होता कैसे है, अपक्षय को प्रभावित करने वाले और नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं आदि आदि पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें आता है क्वेश्चन कि अपक्षय क्या है, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक और इनके प्रकारों का चर्चा करें। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं अपक्षय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर। दोस्तों हमारे वीडियो से आप जुड़े रहेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। अपक्षय क्या कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को ही अपक्षय कहा जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में आपके सामने हमने बात को रखा। अपक्षय क्या है कि चट्टान, अपक्षय जो होता है वेदरिंग वो चट्टानों में होता है। तो क्या है कि अपने ही स्थान पर जो चट्टाने हैं, ठीक है, माना ये चट्टान हमारा, ये क्या है कि अपने ही स्थान पर इसमें क्या होगी, टूटन फूटन की क्रिया होगी और टूटने फूटने के बाद में जो कट करके या टूट करके गिरेंगे वो इसके जो है समीप ही रहेंगे, वो आगे गमन नहीं करेंगे। इस प्रकार की क्रिया हमारे अपक्षय की क्रिया होगी, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है कि ये अस्थैतिक क्रिया है, यानी कि स्थिर रहने वाली क्रिया चट्टानों में होती है जो टूटन फूटन के बाद में इसके छोटे छोटे चूर्ण जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं, इसके जड़ के पास ही रहते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग कि चट्टानों को विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से अपने स्थान पर विघटन होना पड़ता है। तो चट्टानों में क्या है, चट्टानों का विभिन्न प्राकृतिक कारकों, प्राकृतिक कोई एक कारक नहीं बल्कि विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से जो हमारे प्राकृतिक कारक हैं, आगे आ जाएगा हम लोग का, उसमें जो है ताप होगा, दाब होगा, वर्षा होगा आदि आदि जो हमारे नेचर के द्वारा है, जिस पर हमारा और आपका कोई अधिकार नहीं है, ताकत नहीं है। तो क्या है कि चट्टानों का विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से अपने स्थान पर विघटन होने की क्रिया अपक्षय कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि हमने बतलाया कि इसमें जो है संचालन या गमन नहीं होता है, गमन इसमें नहीं होता है, गति नहीं। यदि गति आ जाएगा तो फिर इसमें जो है अपर्दन की क्रिया आ जाएगी दोस्तों, फिर जो हमारा परिवहन आ जाएगा, फिर जो वो हमारा जो है नदी तंत्र में भी जो हमको जुड़ना पड़ जाएगा। इसलिए बिना गमन की बातों की चर्चा मैं करूंगा। अपक्षय में टूटे फूटेगा और जो भी टूटे फूटेगा वो पर्वत के बगल में ही वही रहेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग कि अपक्षय में परिवर्तन जो होता है वेदरिंग में, तो अपक्षय में जो परिवर्तन होता है तो मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला हमारा भौतिक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि हमने बतलाया आपको कि प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से जो है चट्टानों में जो है विघटन की क्रियाएं होती है जो अपने स्थान पर जो है रहती है। अब क्या है कि भौतिक परिवर्तन में देखते हैं कि ताप, तुषार जो पाला है ना, उसके बाद जीव और जंतुओं के द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया होती है। इस प्रकार की जो है क्रियाएं भौतिक परिवर्तन को लाता है, ठीक है। ये जो है हमारा ताप, तुषार, जीव और जंतु है ना, ये हमारे जो है चट्टानों में विघटन की क्रिया करते हैं। ये हमारा किस प्रकार का हुआ परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन हुआ दोस्तों, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में जल, और वो जल कैसा, गतिमान नहीं, स्थिर जल की मैं बात कर रहा हूं। तो स्थिर जल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जीवों के द्वारा चट्टानों में वियोजन होता है, टूट फूट की क्रिया होती है और इस प्रकार का जो है परिवर्तन जो होता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहां क्लियर हो गया हम लोग का। अब आगे चलते हैं हम लोग कि अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक हैं।
आखिर अपक्षय जो होता है तो कैसे होता है, उसको नियंत्रित करने वाले कुछ कारकों की बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो अपक्षय को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण 4 कारकों की चर्चा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या है कि नियंत्रित करने वाले कारकों में पहला जो है चट्टान का उसका संगठन कैसा होना चाहिए, संरचना कैसी है, यानी कि उसका बनावट जो है वो किस प्रकार का है, संगठित कैसा है वो, ये हमारा अपक्षय को नियंत्रित करता है। यदि चट्टान कठोर होगा, मजबूत होगा, बिल्कुल सुसंगठित होगा, उसमें छिद्र नहीं होगा, तो उसमें अपक्षय की क्रिया कम होगी। लेकिन जब इसमें जो है कठोरतापन में कमी होगी, कुछ मुलायम होगा, तो फलस्वरूप क्या होगा, ये हमारा अपक्षय को ज्यादा जो है हमें प्रभावित करेगा। तो इसको क्या है कि चट्टानों के संगठन तथा संरचना के आधार पर जो है अपक्षय का नियंत्रण होता है। तो इसके तहत क्या क्या कारण आ सकते हैं, ताप, जल और वायु के द्वारा चट्टानों के संगठन या संरचना में परिवर्तन लाता है। ये जो है इसमें ताकत होती है, ताप के कारण या जल के कारण या वायु के कारण चट्टानों में जो है क्या होती है, तोड़ फोड़ की क्रियाएं होती है, फलस्वरूप जो है अपक्षय होता है। तो हमने जो है कठोर चट्टान और मुलायम की भी बातें की आपके सामने। फिर देखते हैं हम लोग कि जलवायु में भिन्नता के कारण, तो जलवायु में भिन्नता भी अपक्षय को नियंत्रण करता है। तो जलवायु में भिन्नता क्या, जलवायु सभी जगह जो है विश्व की जलवायु एक जैसी नहीं है। तो क्या है कि ताप, वर्षा की अधिकता से हमारा अपक्षय प्रभावित होता है या अपक्षय को नियंत्रित करता है। अर्थात जहां ताप अधिक होगा दिन का, रात में कठोर तापमान में कमी आ जाए, जो है ताप में कमी आ जाएगी, तो फलस्वरूप दिन में जो है क्या होगा, चट्टानें फैलेंगे, रात में सिकुड़ेंगे। अधिक वर्षा के कारण चट्टानों पर जो है थपेड़े पड़ेंगे, वर्षा के जल के चोट पड़ेंगे, उन पर प्रहार होगा, तो चट्टान जो है क्या होंगे, वो विघटित होंगे। तो ये जो है जलवायु में विभिन्नता जो होती है अपक्षय को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों अब आगे चलते हैं हम लोग कि स्थल के ढाल का स्वरूप बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपक्षय मान लिया जाए कि ये हमारा पर्वत की स्थिति हो गई, ठीक है, क्या हुआ कि यहां जो इसकी ढाल हुई बिल्कुल नगण्य है, कम है, तो क्या होगा कि इसमें जो है काट छाट की क्रिया नहीं होगी, ये खड़ा ढाल नहीं है। यदि यही जो है हमारा बिल्कुल खड़ा ढाल हो तो इसमें क्या है कि अपक्षय की क्रिया इस क्षेत्र में ज्यादा होगी। और क्या होगा, अपक्षय की क्रिया चूंकि जो है ढालू भूमि है और ये प्रहार जो पड़ रहा है, तो क्या होगा कि इसमें जो है रगड़ होगा, काट टूटन की क्रिया होगी, और फलस्वरूप जो है इसमें जो चटकन की स्थिति आ जाएगी, महत्वपूर्ण जो है नियंत्रित कारकों के माध्यम से। तो ढाल जो है इसकी स्वभाव भी अपक्षय को नियंत्रित करता है या परिवर्तित करता है कि जैसा ढाल होगा वहां जो है उसी प्रकार का जो है अपक्षय होगी। तो यदि अधिक ढाल है वहां क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये यहां से जो है जो भी चटकेंगे चट्टाने, वो भाग क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है इस जगह में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो ढाल का स्वरूप भी अपक्षय के को नियंत्रित करता है। जैसा ढाल होगा वैसे जो है अपक्षय की क्रिया होगी। खड़े ढाल में ज्यादा अपक्षय होगा और जो है प्लेन वाले कम ढाल वाले में कम अपक्षय होगी। फिर यहां पर देखते हैं हम लोग कि वनस्पतियों का प्रभाव, वनस्पतियों का प्रभाव भी अपक्षय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कैसे, सघन वनस्पति वाले और सघन घास वाले क्षेत्र, सघन वनस्पति वाले और सघन घास वाले क्षेत्र के जड़ जो है आपस में जो है, जहां जो है मान लिया जाए ये हमारे 2-3 पेड़ होंगे, 2-3 पेड़ का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि सघन में बहुत सारे होंगे। तो क्या है कि इसकी जड़ें जो है, इसकी जड़ें आपस में जो है यहाँ की मिट्टी को जकड़े हुई है। सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, और जहां जो है घास की सघनता हुआ, तो क्या है कि आपस में जो है इनकी जड़ें
मिट्टी को जकड़े हुए रहती है, फलस्वरूप इस जगह में अपक्षय कम होता है, काट छाट की क्रिया कम होती है। लेकिन यही जड़ जब दूर चला जाता है, इनकी जड़ें जब दूर चली जाएगी तो क्या होता है कि दूर वाले क्षेत्रों में अपर्दन की क्रिया अधिक होती है, काट छाट की क्रियाएं होती है, यानी इसमें जो है हमारा अपक्षय की क्रिया अधिक होने के फल स्वरूप क्या हो, ये हमारा दूर वाले जड़ के जो है यहां जो है सघन वनस्पति और घास वाले क्षेत्र के वनस्पति दूर वाले क्षेत्रों में जो है हमारा अपक्षय की क्रिया अधिक होगी। तो इसके बाद में जो है हम लोग अपक्षय के प्रकार पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अब अपक्षय के प्रकार को देखने जा रहे हैं। वेदरिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो अपक्षय के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला हमारा भौतिक अपक्षय और दूसरा रासायनिक अपक्षय। तो जिस प्रकार से हमने जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर चर्चा किया था, तो अब जो है एक एक करके जो है हम चर्चा करेंगे। तो भौतिक अपक्षय में मुख्य रूप से जो पहले भी हमने चर्चा किया था, पाला या तुषार जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का प्रभाव इसमें पड़ता है भौतिक अपक्षय में। और भौतिक अपक्षय की एक और खासियत होती है कि खनिज तत्वों में जो है इसमें परिवर्तन नहीं पाया जाता है, नहीं होता है भौतिक अपक्षय में खनिज तत्वों का परिवर्तन। तो अब क्या है कि भौतिक अपक्षय को मुख्य रूप से हम चार वर्गों में बांट करके देख सकते हैं। तो पहला क्या है कि तापांतर के द्वारा भौतिक अपक्षय होता है, पाला और तुषार के द्वारा, लवण के द्वारा, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के द्वारा जो है भौतिक अपक्षय की क्रियाएं होती हैं। तो ये चार बिंदुओं पर जो है हम चर्चा करेंगे एक एक करके दोस्तों। तो सबसे पहले जो है तापांतर के द्वारा देखते हैं। तो ये स्पष्ट है, जिस जगह अधिक तापमान होगा, खास करके ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों की चर्चा होगी इसमें, तो जहां जो है अधिक तापमान आने के उष्ण मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल में जो है दिन का तापमान काफी अधिक बढ़ जाता है और रात में क्या है उतनी ही कम हो जाती है। तो दिन में अधिक तापमान बढ़ने के कारण और रात में जो है कम तापमान होने के कारण जो है चट्टानों में क्या हो जाता है, दिन में फैलाव की स्थिति और रात में जो है सिकुड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है कि उसका ऊपरी भाग, उसका जो है चट्टान का ऊपरी भाग ये चटकने लगता है। इसका ऊपरी भाग क्या होता है, चटकने लगता है। और इस चटकन होने के फलस्वरूप क्या होता है, उसके उचलन, सीधा सीधे जो है देहाती भाषा आप कह ले तो उचड़ना, यानी कि उचलन ऊपर के भाग को उचड़ता है। वही जो है ऊपर का भाग उखड़ जाता है और तापांतर के द्वारा जो हमारा भौतिक अपक्षय होता है ये हमारा जो है उचलन कहलाता है या इसे अपसल्कन कहते हैं, जिसे जो है एक्सफोलिएशन भी कहा जाता है। तो एक्सफोलिएशन आने की इसका ऊपरी भाग जो है सिर्फ क्या हो गया, ये हमारा चटक गया। किस रूप में, ये जो है हमारा ऊपर छिलके के रूप में। अब क्या होगा आगे देखते हैं हम लोग। गुंबद किसे कहेंगे फिर, ये तो हमने जो है उचलन तथा अपसल्कन देखा, अब होगा कि उचलन तथा अपसल्कन बिंदु क्या कहलाएगा। तो हमने देखा कि चट्टानों के ऊपरी भाग जो यहां से निकल गया, अपक्षयित हुआ, काट छाट के इसमें क्रिया हुई, तो ये हमारा अपसल्कन कहलाया। लेकिन अब क्या हुआ कि इसका ऊपरी भाग जो था वो क्या हुआ, प्याज के तरह, प्याज के छिलके को आप निकालेंगे प्याज, तो उसमें जो है लेयर दर लेयर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें जो है लेयर दर लेयर, ये प्याज के छिलके के जैसा इसमें उचलन होता है, निकलता है और फलस्वरूप क्या होता है, ये जो है गुंबद का रूप धारण कर लेता है। इसे ही अपसल्कन गुंबद के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यदि उदाहरण इसका देखना चाहे आप तापांतरण के द्वारा अपसल्कन बिंदु गुंबद का जो है निर्माण कहा, तो कालाहारे, मिस्र और सिनाई जैसे मरुस्थलों में स्पष्ट रूप से जो है आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो है हम तुषार या पाला पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अब दूसरे बिंदु की चर्चा हो रही है आपके पास में पाला और तुषार पर संबंधित कि भौतिक अपक्षय के अंतर्गत पाला तुषार जो है कैसे जो है
अपक्षय करता है भौतिक अपक्षय के तहत में। तो भौतिक कारक के तहत में, तो भौतिक कारक के तहत में पालय और तुषार पर चर्चा कर रहे हैं हम। यहाँ देखते हैं कि पालय और तुषार पर्वतीय क्षेत्रों में, खास करके शीत कटिबंधीय भागों में क्या करता है, दिन में जो है क्या है कि तापमान की अधिकता के कारण बर्फ जो है पिघलते हैं, पानी बन जाते हैं। तो बर्फ जो है पिघल करके फिर क्या हुआ, जल बन गया, और रात में क्या हुआ, फिर वो जम गया, हिमांक बिंदु के नीचे चला गया, और वो चट्टान के जो है दरारी भागों में क्या कर जाता है, चट्टान के दरारी भागों में ये हमारा प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जो है तो दरारी भागों में प्रवेश करने के बाद क्या हो जाता है कि इसका आयतन बढ़ जाता है, इसका फैलाव होने लगता है। तो जल जमने से वह क्या होता है कि ये धीरे धीरे आयतन को बढ़ाता है, 10% आयतन बढ़ जाता है, और 10% आयतन में क्या हो जाता है कि विस्तार जो है चट्टानों पर जो है प्रति वर्ग फुट 150 टन का दबाव यहाँ पड़ता है। और इस प्रकार से जो है पाला और तुषार जो है अपक्षय करने में महत्वपूर्ण भौतिक अपक्षय का कारक के तहत जो है ये अपनी भूमिका को निभाता है। दोस्तों ये हमारा क्या है कि दिन में जल जो है पिघल गया, रात में सिकुड़ गया, उसमें जो है प्रवेश कर गया पर्वतीय भागों के जो है चट्टानी क्षेत्रों में, और उसमें चट्टानों में फैल करके प्रवेश करके क्या हुआ, उसका आयतन फैल गया, और आयतन जब 10% बढ़ गया तो क्या है कि विस्तार से चट्टानों पर प्रति वर्ग फुट जो है 150 टन का दबाव पड़ता है। दोस्तों अब जो है हम लोग लवणीय जो है अपक्षय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अब भौतिक अपक्षय के तीसरा प्रकार पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। उसके बाद अंत में जो है चौथा प्रकार हमारा जीव जंतु और वनस्पति द्वारा जो है भौतिक अपक्षय से संबंधित बातों को देखेंगे। तो लवण हमारा जो है भौतिक अपक्षय का तीसरा कारक हुआ। क्या है कि चट्टानों में नमक के अलावे, चट्टानों में जो है नमक की उपलब्धता होती है दोस्तों, और नमक के अलावे क्या है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बोरियम जैसे जो है अनेक लवण पाया जाता है। और क्या है कि ये तापीय क्रिया करता है, जल संयोजन एवं क्रिस्टलीयकरण के द्वारा जल से जब ये मिलता है तो क्या होता है, इसमें जो है फैलाव होता है। फलस्वरूप क्या होता है कि चट्टानों के रंध्र आने छिद्र वाले भागों में क्या हो जाता है, ये प्रवेश कर जाता है, और चट्टानें चटकन का हो जाती है, चटक जाती है, और वो क्या हो जाती है, उस प्रकार से जो है वो दो भागों में बट जाती है, और वो टूट करके जमीन पर अलग होकर के बिखर जाते हैं। तो ये हमारा लवण के द्वारा जो है, ये हमारा भौतिक कारक के अंतर्गत भौतिक में जो है मुख्य रूप से तीसरा कारक हमारा लवणीय कारक महत्वपूर्ण हुआ। और चौथा हम देखते हैं कि जंतुओं तथा वनस्पतियों के द्वारा, हालांकि ये इसमें भी चर्चा होगी, और इसके पहले भी हम चर्चा किए थे भौतिक में भी, और इसमें भौतिक में भी, ये रासायनिक में भी होगा। तो ये क्या है कि जंतुओं तथा वनस्पतियों के द्वारा, तब पेड़ पौधों के जड़ों में क्या है, पेड़ पौधे के जड़ जो लंबे दूर तक जो चले जाते हैं, पेड़ पौधे के जड़ क्या होते हैं कि ये इसमें जो है जल प्रवेश करता है, हवा या जो है हमारा ताप के द्वारा क्या होता है, इसमें जो है अपक्षय की क्रिया होती है, ये हमारा जो है काट छाट की क्रिया करता है। तो क्या हुआ, जीव जंतु और वनस्पतियों के द्वारा, संक्षिप्त में बात रख रहे हैं, तो पेड़ पौधे के जड़ों के द्वारा, लोमड़ी के द्वारा मिट्टी खोदने का काम करती है, चींटियां आंशिक रूप से, भेड़ बकरियां, कीड़े मकोड़े, ये भी हमारा जो है आंशिक रूप से जो है चट्टानों को अपक्षयित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है भौतिक अपक्षय देखा, एक प्रकार की चर्चा किया। अब रासायनिक अपक्षय पर जो है निगाहें डालते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब अपक्षय के दूसरे प्रकार की चर्चा मैं करने जा रहा हूं मित्रों। तो अपक्षय के दूसरे प्रकार हमारा है वो रासायनिक अपक्षय है। हमने भौतिक अपक्षय की चर्चा कर लिया, भौतिक अपक्षय के अंतर्गत महत्वपूर्ण उसके जो है विभागों की चर्चा किया। अब रासायनिक अपक्षय की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके महत्वपूर्ण कारक जो है वर्षा का जल और वायुमंडल की विभिन्न गैसें शामिल है रासायनिक अपक्षय में। और रासायनिक अपक्षय में क्या होता है
इस पर भी हमने पहले भी चर्चा किया, फिर भी देख लिया जाए कि चट्टानों के क्षय के साथ उसके खनिज तत्वों के अनुपात में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। चट्टानों में जो काट छाट की क्रियाएं होती है उसके साथ साथ उसमें तो होता ही होता है, और जो चट्टानों में उपस्थित खनिज तत्व होते हैं उसके अनुपात में भी जो है परिवर्तन हो जाता है। ये रासायनिक अपक्षय की क्रियाओं के माध्यम से दोस्तों। तो रासायनिक अपक्षय को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में जो है मैं जल्दी जल्दी आपके सामने सारी बातों को रख दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो 6 भाग कौन है? पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा कार्बोनेशन, तीसरा जल, चौथा विलयन, पांचवा सिलिका पृथक्कीकरण, और छठा पुनः जो है हमारा वनस्पति जंतुओं द्वारा जो है अपक्षय की क्रिया है, जो भौतिक अपक्षय में भी हम लोगों ने वनस्पति और जंतुओं द्वारा देखा था दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। तो क्या है कि जब ऑक्सीजन, विभिन्न गैसों की चर्चा हमने किया हमारे मंडल में उपस्थित, तो क्या है कि ऑक्सीजन जब जल से मिलता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और फिर क्या है कि ऑक्सीकरण की क्रिया के बाद में फिर ये जो क्या है, लौह खनिज में, तो लौह खनिज लौह ऑक्साइड में जो है ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार से फिर क्या है कि चट्टानों में जो है यह प्रभाव डालता है, और अपक्षय की क्रिया जो है इसके कारण जो है होता है दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण जब जल से हो जाता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट को बनाता है कार्बोनेशन के माध्यम से। और क्या है कि जो जल में घुलनशील होते हैं तो जल में वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और इस प्रकार के जो है ये चट्टानों में प्रवेश करके जो है चट्टानों में अपक्षय की क्रियाएं को करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कार्बोनेशन होगा। अब जल योजन की बातें करते हैं हम लोग। जल योजन में क्या है कि चट्टानों में जल प्रवेश करने से चट्टान क्या हो जाता है, ये चट्टान खोखला हो जाता है, और फेलस्पर जल से मिलने पर शीघ्र ही क्या हो जाता है, घुलकर फेलस्पर केओलिन में बदल जाता है। क्या हो जाता है कि घुलकर फेलोस्पर केओलिन में बदल जाता है। ये फेलोस्पर जल के साथ जब मिलता है तो, और फिर क्या होता है ये कि कैल्शियम सल्फेट और जल मिलकर के जिप्सम बनता है, और इस प्रकार क्या है कि चट्टानी भागों में प्रवेश कर जाता है दोस्तों। और ये जो है हमारा चट्टानों को अपक्षयित करता है। इस प्रकार से जल योजन भी जो है हमारा एक महत्वपूर्ण कारक हुआ। अब हम लोग देखते हैं सिलिका पृथक्कीकरण। अच्छा, इसमें विलयन छुटा भी देखते हैं, फिर इसको हम लोग जो है बाद में देख लेंगे। तो सिलिका पृथक्कीकरण, तो सिलिका पृथक्कीकरण क्या है कि जल तथा गैसों से रासायनिक क्रिया कर ये क्या कर जाता है, ये घुल जाता है। किससे? जल तथा गैसों से रासायनिक क्रिया करके। कौन? सिलिका। सिलिका जल तथा गैसों से रासायनिक क्रिया करके ये घुल जाता है, और फलस्वरूप जो है अपक्षय की क्रिया होती है। और क्या है कि वनस्पतियों के द्वारा जो है अपक्षय की क्रिया होती है। इसमें हमने बोला आपको कि वनस्पति और जीवों के द्वारा होता है, तो ये जो है हम चर्चा कर चुके हैं। इसका उदाहरण पर डायरेक्ट चलते हैं। तो बिलकारी जीवों में गोफर, महत्वपूर्ण बात आ गया आपके सामने। बिलकारी जीवों में गोफर, बिलकारी जो बिल में रहने वाला, वो किस प्रकार का, ये एक प्रकार का गिलहरी के जैसा जो है ये जीव है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा प्रेरी कुत्ते, दीमक, लोमड़ी, गिद्दर, चींटी, चूहा, केचुआ जैसे जो है ये जीव क्या करते हैं, अपक्षय की क्रिया करते हैं। चट्टानों में जो है ये अपक्षय की क्रिया करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसका उदाहरण आप देखें तो एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं कि 1 एकड़ क्षेत्र में जो है लगभग 1.5 लाख छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। वो छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, और क्या करते हैं ये प्रति वर्ष 15 लाख टन मिट्टी को खोदता है, कोड़ता है, और जो है क्या करता है ये धरातल के ऊपरी भाग पर जो है ये लाता है खोद करके। फिर इसी प्रकार से जो है हमारे चार्ल्स डार्विन महोदय ने एक उदाहरण दिया है। तो चार्ल्स डार्विन महोदय का क्या उदाहरण है, इसको देखते हैं कि अंग्रेजी बाग में प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर भूमि से 25.4 हजार किलोग्राम मिट्टी जो है ये कीड़े जो है
कोड़ने का काम करते हैं, सतह पर जो है ये लाने का काम करते हैं। एक जो है विलयन से संबंधित बातें छूट गया है दोस्तों, तो अभी जो है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। विलयन की चर्चा छूट गया था, अब देख लेते हैं हम लोग कि विलयन क्या है। तो जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाता है, ठीक है, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाता है तो घुलित तत्व के जल या अम्ल को ही विलयन या घोल कहते हैं। और इस प्रकार क्या है कि चट्टानों में जो है ये घुल करके प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार जो है अपक्षय की क्रिया होती है दोस्तों। तो आज हमने जो है अपक्षय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखा। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करके जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।